जी स्टूडेंट्स, अब हमने स्टार्ट करना है एरिथ्रोपोइसिस एंड एनीमियाज। एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है। एरिथ्रोसाइट कहते हैं हम आरबीसीज को, और उनकी फॉर्मेशन को एरिथ्रोसाइटोसिस। अब एक दिन में कितने आरबीसीज बनते हैं? तकरीबन 10⁻12। और ये कैसे ट्रिगर होता है? एरिथ्रोपोइटिन से। और एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो कहाँ से स्क्रीट होता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी। और ये हमें आरबीसीज नजर आ रहे हैं बाइकनकेव डिस्क में। अब ये देखें, सबसे पहले स्टेम सेल आता है, वो कन्वर्ट होता है अर्ली बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट में। फिर उसके बाद लेट बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट में। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड। और फिर प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनता है। उसके बाद काफी सारे स्टेज आते हैं, और उसके बाद रेटिक्यूलोसाइट बनता है। और रेटिक्यूलोसाइट वो स्टेज होती है, मेच्योर सेल जो होते हैं उससे बिल्कुल पहले एक स्टेज, उसको हम कहते हैं रेटिक्यूलोसाइट। उसके बाद वो आरबीसीज बन जाते हैं जो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और ये एरिथ्रोपोइसिस की फुल डायग्राम है, ये किडनी है। इसमें क्या होगा कि अगर ये ऑक्सीजन सेंसर्स लगे होते हैं, HIF, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा, ये सेंसर लगे होते हैं किडनी में। ये हाइपोक्सिया को सेंस करेंगे, उससे एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होगा। और एरिथ्रोपोइटिन किन किन स्टेजेस पे एक्ट करता है, ये MCQ आ सकता है। लेट बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट में, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट पे, और यहाँ पे प्रो नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज पे। ये अर्ली बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट पे एक्ट नहीं करता। उसके बाद स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, कौन कौन सी स्टेज होती हैं? सबसे पहले हमें पता है मेगा कैरियोसाइट एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर। हमने देखा था कि कौन हीमोपोइसिस की दो लीनेज थी, लिम्फोइड और माइलॉइड। और जो माइलॉइड थी उनमें जो मोनोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट वाला होता है ना, वो अलग हो जाता है। मेगा कैरियोसाइट एरिथ्रोइड अलग हो जाता है। फिर मेगा कैरियोसाइट एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर प्लेटलेट्स बनाता है और आरबीसीज बनाता है। ये प्रोजेनिटर क्या बनाएगा? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा। फिर इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा। और उसके बाद लेट एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। और उसके बाद न्यूक्लियर एक्सट्रूजन होती है, लेट के बाद होती है ये। न्यूक्लियस निकल जाता है। पहली जो इमेच्योर जितनी भी स्टेजेस हैं उनमें न्यूक्लियस है। उसके बाद रेटिक्यूलोसाइट बनता है, और फिर आरबीसीज बनता है। और ये मेच्योरेशन ऑफ एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स एंड आयरन अपटेक, इसमें कितना टाइम लगता है? तकरीबन 3 हफ्ते। और रेटिक्यूलोसाइट से आरबीसी बनने में 7 दिन लगते हैं। अब स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में सबसे पहली स्टेज है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, या इसका दूसरा नाम होता है प्रो नॉर्मोब्लास्ट। इसके जो डायमीटर है वो 15 to 20 माइक्रोमीटर। अब हमारा जो मेच्योर आरबीसी होता है उसका कितना डायमीटर होता है? 7 to 8 माइक्रोमीटर। अब आप खुद ही देख लें कि जो ब्लास्ट स्टेज है वो कितना बड़ा है। और अगर इस तरह की कोई भी बोन मैरो में कोई डिजीज हो जाए, बोन मैरो में कोई कोई भी डिफेक्ट हो जाए, तो क्या होता है कि ब्लास्ट जो होते हैं वही सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाते हैं, और इतने बड़े बड़े आरबीसी। और माइक्रो सर्कुलेशन जो होती है, हमारी छोटी छोटी वेसल्स, वो कोई 3.5 माइक्रोमीटर की होती हैं। और अगर इस तरह का कोई आरबीसी ब्लास्ट अगर आ जाए, तो खुद ही सोचें कि वेसल ब्लॉक तो होगी होगी, वो बल्कि रप्चर हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं और मल्टीपल न्यूक्लियोलाई होते हैं। अभी इसमें कोई दो नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन काफी सारे न्यूक्लियोलाई भी होंगे। बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। और एक पेरीन्यूक्लियर हेलो होता है। हेलो, पेरीन्यूक्लियर हेलो मतलब एक सर्कल सा बन रहा होता है, एक शेड सा बन रहा होता है। और इसमें माइटोसिस की एक्टिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि अब ये ब्लास्ट है, इसने माइटोसिस करके ही आगे अपने सेल्स बनाने हैं। और इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं है अभी तक। उसके बाद आती है बेजोफिलिक या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसका जो साइज होता है वो 14 to 17 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो इसमें कम हो जाते हैं पहले की निस्बत। उसके बाद इसमें भी बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म है और एक्टिव माइटोसिस। अब इसका नाम क्या? बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद आता है पॉलीक्रोमेटोफिलिक या इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसका जो डायमीटर होता है वो 10 to 15 माइक्रोमीटर। और इसके अंदर पॉलीक्रोमेजिया होता है। क्रोमेजिया या क्रोमेटिक का वर्ड क्या होता है? कलर। तो इसका कलर जो होता है ना, काफी कलर्स हमें ऐसे शो हो रहे होते हैं इसके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस जो होता है ना, वो इसमें कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है वो इस स्टेज पे अपीयर होना स्टार्ट होती है। तो ये MCQs आप लोगों ने अच्छे से देखने हैं कि कौन कौन से स्टेजेस पे हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट हुई है, कब माइटोटिक एक्टिविटी खत्म हुई है, और कब हमारे पास इस न्यूक्लियस एक्सट्रूजन हुई है।
उसके बाद आता है ऑर्थोक्रोमेटिक या लेट नॉर्मोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस अभी भी मौजूद होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है ना वो बिल्कुल पेरिफेरी पे चला जाता है। इसका जो डायमीटर है वो और कम हो गया है, 7 to 10 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस भी कॉम्पैक्ट हो गया है, और साइटोप्लाज्म में हाई हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन कंटेंट इसमें बहुत हाई होता है, और माइटोसिस रुक जाती है इस स्टेज पे आके। उसके बाद क्या है, रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट स्लाइटली लार्जर देन आरबीसी, और उसके बाद न्यूक्लियस इसमें नहीं होती, आरएनए भी होता है साइटोप्लाज्म में, और इसकी नॉर्मल परसेंटेज होती है ब्लड में, वो क्या होती है 0.5 से 2.5%। ये अब हमारे जो है पेरिफेरल स्मेयर पे नजर आ रहे हैं। ये क्या है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहले हमें इस तरह के नजर आ रहे होते हैं पेरिफेरल स्मेयर पे। बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, ये पॉलीक्रोमेटिक। अब देखें कलर चेंज लग रहा है ना इसमें न्यूक्लियस का। उसके बाद ऑर्थोक्रोमेटिक, इसमें पेरिफेरी पे बिल्कुल प्रेजेंट है न्यूक्लियस। और ये रेटिक्यूलोसाइट, और ये एरिथ्रोसाइट। अच्छा, रेटिक्यूलोसाइट के स्टेन का क्या नाम होता है? सुप्रावाइटल स्टेन। ओके, और आरबीसीज का, या ब्लड को जो हम स्टेन लगाते हैं? जिम्जा। जिम्जा भी लगा सकते हैं। एक और स्टेन भी होता है, लिशमैन स्टेन। ये हमारे मीडिया सेंडअप में भी आया था, साहस के। तो लिशमैन स्टेन होता है। उसके बाद ये क्या है, सबसे पहले प्रो नॉर्मोब्लास्ट, इसने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बन गया। उसके बाद ये सारी स्टेजेस, इंटरमीडिएट बना, फिर लेट बना, और रेटिक्यूलोसाइट्स और ये बोन मैरो में होगा, और रेटिक्स और जो हमारे पास आरबीसीज हैं, ये दो चीजें ब्लड में होंगी। 60 to 80% इन सेल साइकिल, कहाँ तक, इंटरमीडिएट तक। उसके बाद जो लेट पिक्नोटिक है ना, ये न्यूक्लियस माइटोसिस की एक्टिविटी शो नहीं करता। उसके बाद ये कंपैरिजन दिखाया हुआ है नॉर्मोब्लास्ट का, रेटिक्यूलोसाइट का, और मेच्योर आरबीसी। नॉर्मोब्लास्ट में डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए, और आरएनए भी होता है। मैरो में प्रेजेंट होते हैं लेकिन ब्लड में नहीं होते नॉर्मोब्लास्ट नॉर्मली। लेकिन अगर कोई कैंसर हो गया या कोई इस तरह की डिजीज हो गया तो ब्लास्ट भी हमें नजर आते हैं। फिर उसके बाद रेटिक्यूलोसाइट, उसमें डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। मैरो में भी होते हैं और ब्लड में भी होते हैं रेटिक्स। और जो मेच्योर आरबीसी है उसमें ना डीएनए है ना आरएनए। वो मैरो में भी बहुत कम क्वांटिटी होती है लेकिन होते हैं, और ब्लड में भी होते हैं। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेटेड पॉलीपेप्टाइड होता है, और ये रेगुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस को। ठीक है, 90% ये प्रोड्यूस होता है पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी से, और 10% लिवर या एल्सवेयर। और इसके रेलिवेंट हम क्या याद रखते हैं, थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन जो होता है वो 90% होता है लिवर और बाकी ऑर्गन से, और 10% हमारे किडनी से होता है। उसके बाद ये एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन, थ्रोम्बोपोइटिन का काय को 90% लीवर से 10% किडनी से। जी, थ्रोम्बोपोइटिन जो होता है ना वो इससे उल्ट होता है। सबसे पहले हाइपोक्सिया होगा, फिर हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, फिर वो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वॉन हिप्पल लिंडो, ये एक प्रोटीन का नाम है, ये तोड़ता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स को। ठीक है, और जो ये वाली है PHD2 प्रोलाइल हाइड्रोक्सीलेज, इसने क्या करना, हाइड्रोक्सीलेज यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करती है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स को। ठीक है, ये इनको एक्टिवेट करती है PHD2 हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर को, और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनको तोड़ देती है वॉन हिप्पल लिंडो प्रोटीन। और इन तीन प्रोटीन्स में VHL, HIF और PHD2, इनमें अगर म्यूटेशन होती है ना तो कंजेनिटल पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। अब पॉलीसाइथीमिया की दो होती है ना टाइप्स, हमने पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा, और ये होती है म्यूटेशन से, जेनेटिक। सेकेंडरी किसी और कॉज से, जिसना हाई एल्टीट्यूड वगैरह हो गया। उसके बाद हाई लेवल एरिथ्रोपोइटिन के, जब एनीमिया होगा तब एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा रिलीज होगा ताकि एरिथ्रोपोइसिस ज्यादा हो। HB एबनॉर्मेलिटीज में, रीनल कार्सिनोमा में, और कार्डियक और पल्मोनरी डिसऑर्डर्स में, इनमें क्या होता है,
हाई लेवल्स एरिथ्रोपोइटिन के रिलीज हो रहे होते हैं। और लो लेवल कब होता है? पॉलीसाइथीमिया में और स्वेयर रीनल डिजीज में, यानी रीनल फेलियर की तरफ बंदा चला गया है तो उसका किडनी काम नहीं करेगा और एरिथ्रोपोइटिन नहीं रिलीज होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबसे पहले हाइपोक्सिया होगा, उसके बाद क्या होगा? हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर अल्फा और बीटा एक्टिवेट होंगे। ये एक्टिवेट हो गए तो इन्होंने एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन करवा देनी है। लेकिन अब इसको कंट्रोल करने के लिए कि बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया ना उसको फील हो किडनी को, इन फैक्टर्स को इनएक्टिवेट करने के लिए क्या होती है? वॉन हिप्पल लिंडो प्रोटीन, वो इसको रेगुलेट कर रही होती है। ठीक है, उसने इनको तोड़ देना होता है HIFs को, और इनकी म्यूटेशन पॉलीसाइथीमिया काज करती है। समझ आ गई? जी ओके, थैंक यू। ओके। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, हम कब कब एरिथ्रोपोइटिन एक्सटर्नली IV के थ्रू या किसी और तरह हम दे सकते हैं? कब? जब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक रीनल डिजीज हो गई है। अब एनीमिया हुआ है लेकिन क्या? क्रॉनिक रीनल डिजीज, जब किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही, कोई एरिथ्रोपोइटिन बना ही नहीं रही, फिर हम क्या एक्सटर्नली देंगे? माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोडिस्प्लास्टिक डिस्प्लेजिया का वर्ड जो होता है ना, उसका मतलब होता है लॉस ऑफ आर्किटेक्चर एंड ओरिएंटेशन। तो माइलोडिस्प्लास्टिक यानी जो माइलोइड के सेल्स है ना, माइलोइड लीनेज के, उनमें डिस्प्लेजिया हो गया, यानी उनकी शक्ल ही खराब हो गई है। ये एक सिंड्रोम होती है, ये माइलोप्रोलिफरेटिव। अब हमने पढ़ा था ना, दो लीनेज होती है, लिम्फोइड और माइलोइड। अगर लिम्फोइड लीनेज में मसला हो गया, कोई म्यूटेशंस आ गई, तो क्या होगा? लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, यानी लिम्फोइड सेल्स बहुत ज्यादा बनेंगे। उसकी एग्जांपल होती है ALL और CLL, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और जो माइलोप्रोलिफरेटिव होते हैं उनमें माइलोइड सेल्स ज्यादा हो जाते हैं, उनमें एग्जांपल होती है CML की, पॉलीसाइथीमिया वेरा, PV, ET, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया और माइलोफाइब्रोसिस की। ठीक है, उसके बाद कौन सी कॉज है? एनीमिया एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी एंड कीमोथेरेपी। इसमें भी क्या होगा कि बिल्कुल एरिथ्रोपोइटिन बनना खत्म हो गया है तो हम एक्सटर्नली देंगे। और क्रॉनिक डिजीज, रूमेटाइड आर्थराइटिस, एनीमिया ऑफ प्री मेच्योरिटी और पेरियोपेरिटिस डिजीज। उसके बाद एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? इस तरह का कोई भी लेम आंसर कोई हमसे पूछे एनीमिया क्या होता है, हम ये नहीं कहेंगे HB कम हो गई है या RBC कम हो गया, नहीं। HB तो होती हर किसी में अलग है ना, मेल में अलग क्राइटेरिया है, फीमेल में अलग है, बच्चों में और वैल्यू होती है। हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड बिलो नॉर्मल फॉर पर्टिकुलर एज एंड सेक्स। ठीक है, पर्टिकुलर एज और सेक्स में जो कम होगी ना HB नॉर्मल लेवल से, उसको हम एनीमिया कहेंगे। एनीमिया इंडिकेशंस एज की, ये WHO की इंडिकेशंस है और ये होपब्रांड में भी लिखी हुई है कि जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं ना, अगर उनकी 140 ग्राम पर लीटर, यानी अगर हम ग्राम पर डेसीलीटर में देखें तो कितनी होगी? 14। अगर न्यू बॉर्न बेबी है उसकी 14 से HB कम है ना, तो हम उसको एनीमिक कहेंगे। फिर 2 years से लेके प्यूबर्टी तक 11, ठीक है, 11 से कम है तो उसको हम एनीमिक कहेंगे। मेल्स के लिए लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल के लिए 12 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर एनीमिया के बारे में ये है कि टोटल सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम, फिर हमने पहले एज और सेक्स का देख लिया। दूसरा ये होता है कि जरूरी नहीं होता कि RBC या HB ही कम हुआ है, कई दफा क्या होता है डाइल्यूशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए ना, तो प्लाज्मा वॉल्यूम तो कम हो गया, लेकिन कंपैरेटिवली रिलेटिव कंसंट्रेशन देखें तो HB हमें ज्यादा लगेगी ना प्लाज्मा की निस्बत, ऐसा ही होगा ना? जी पॉइंट क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया है तो हम अगर प्लाज्मा में देखते हैं ना HB की कितनी कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट ही क्या है? ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीलीटर, यानी ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, अगर ब्लड में प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो ब्लड तो कम हो गया, उतने लीटर तो नहीं रहेगा ना। तो उसके लिहाज से अगर हमारी HB नॉर्मल ही होगी ना, तो प्लाज्मा कम हो जाएगा, उसकी वजह से भी हमें ऐसे लगेगा जैसे हमारी HB। समझ आई? हाँ जी, आ गए।
अब क्या, ये दो चीजें, प्लाज्मा वॉल्यूम और सर्कुलेटिंग एचबी, ये डिटरमाइन करते हैं कि एचबी की कंसेंट्रेशन कितनी है। रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम, अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, किस किस कंडीशन में, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपोवोलेमिक शॉक, इस तरह इन कंडीशंस में क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। ठीक है, हमें लगेगा एचबी बहुत ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे सूडो पॉलीसाइथीमिया। और इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम, जब प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया स्प्लीनोमेगाली के केस में या प्रेगनेंसी में, तो वो एनीमिया कॉज करेगा। फिर उसके बाद एचबी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो हम लोगों ने देख लिया डिटेल में। क्या होता है कि ये राइज हो जाती है 2-3 डीपीजी, और ये क्या करता है, शिफ्ट टू राइट। एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, शिफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि 2-3 डीपीजी भी ज्यादा हो जाता है, और जो आरबीसीज हैं उनको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आरबीसी कम है तो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे कि ज्यादा लेंगे ऑक्सीजन और जल्दी जल्दी छोड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, शिफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद ये टेबल, ये है मेन क्लासिफिकेशन एनीमिया की। अगर हम साइज को देखें, साइज के लिहाज से, तो सेल जो है या वो छोटा हो सकता है आरबीसी, या नॉर्मल हो सकता है, या बड़ा हो सकता है। छोटे के लिए माइक्रोसाइटिक, नॉर्मल के लिए नॉर्मोसाइटिक, और बड़े के लिए मैक्रोसाइटिक। और कलर की बात करें, या वो पेल होगा तो हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मल के लिए, लेकिन हाइपरक्रोमिक हम नहीं यूज करेंगे वर्ड, क्योंकि एचबी तो हमारी कम ही है ना, हमारे एनीमिया के डेफिनेशन में यही है कि एचबी कम हो रही है, तो हाइपरक्रोमिक कोई वर्ड नहीं होता। माइक्रोसाइटिक किससे पता चलेगा, एमसीवी, रेड सेल इंडिसेस में एमसीवी जो है 80 to 96 फेम्टोलीटर नॉर्मल होता है, अगर 80 से कम हो गया ना तो वो होगा माइक्रोसाइटिक। और एमसीएच भी कम है, 27 से 30 नॉर्मल होता है पिकोग्राम, अगर वो कम है तो हाइपोक्रोमिक, तो इसको हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये कौन कौन से केसेस में होता है, आयरन डेफिशिएंसी में, थैलेसीमिया में, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में, लेड पॉइजनिंग और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक ये वर्ड रिलेटेड है ना हीमोसिड्रिन से, इसमें क्या होता है, आयरन डेपोजिशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में क्या होता है, एमसीवी 80 to 95 फेम्टोलीटर, यानी एमसीवी भी नॉर्मल है, एमसीएच 27 से थोड़ा सा ज्यादा, ये नॉर्मल ही होगा। और ये क्या होता है, हिमोलिटिक एनीमियाज में, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज आफ्टर एक्यूट ब्लड लॉस। अच्छा, एक ये यहाँ पे वर्ड है, आफ्टर एक्यूट ब्लड लॉस। हमारे जो फर्स्ट ईयर में था ना, कि हमारी रोस में कई जगह पे लिखा होता था कि ब्लड लॉस नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है, कई जगह पे लिखा होता था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो फिर जब मैंने गौर से पढ़ा ना, तो जहाँ पे लिखा होता था ना एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म। जैसे ही हमें ब्लड लॉस हुआ है ना, फौरन से क्या होगा, हमारे ब्लड वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है ना, सेल का साइज कम हुआ है ना सेल का कलर। लेकिन अगर क्रोनिक ब्लड लॉस हो ना, तो लॉन्ग टर्म ब्लड लॉस, ब्लीडिंग हुई जा रही है, कोई मेनोरेजिया का केस है या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उससे क्या होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। उससे क्या होगा कि आयरन डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा, ब्लड लॉस हो रहा है, और हर चीज की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल्स की डेफिशिएंसी, और बाकी ऑर्गन्स भी सही से काम नहीं करेंगे, उनको जब ऑक्सीजन और जो है ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, तो हमें क्या होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। और रीनल डिजीज में भी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है, मिक्स्ड डेफिशिएंसीज और बोन मैरो फेलियर। ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया का क्या मतलब होता है, बोन मैरो फेलियर के केस में। और हमने पढ़ा था ना, साइटोपिनिया सेल्स का कम होना होता है और साइटोसिस ज्यादा, तो एक वर्ड होता है पैन साइटोपिनिया, पैन का मतलब होता है आल, और साइटोपिनिया मतलब सेल्स का कम हो जाना, आल सेल्स, आल सेल लिनेज, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, जब सारे सेल्स कम हो जाते हैं तो वो ए प्लास्टिक एनीमिया में होते हैं, क्योंकि बोन मैरो ही फेल हो गया। मैक्रोसाइटिक में क्या होता है, एमसीवी 95 से ज्यादा हो जाता है, और ये किस केस में होता है, मेगैलोब्लास्टिक में। विटामिन बी 12 यानी साइनोकोबालामाइन, इसके दो नाम और होते हैं, साइनोकोबालामाइन और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, या फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए यानी विटामिन बी 9, इनकी डेफिशिएंसी होगी तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। इससे क्या होता है कि ये अब दो फैक्टर्स जो है ना, विटामिन, ये हमारे नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस के लिए जरूरी होते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो हमारे आरबीसी है वो सही से मैच्योर नहीं हो पाएंगे,
विटामिन B12 का काम होता है डीएनए सिंथेसिस करवाना, और फोलेट का काम होता है मिथाइलेशन कर। हमने देखा ना कि जो प्रोटोपोरफायरिन की डायग्राम थी उसमें मिथाइल ग्रुप्स भी थे, तो ये काम फोलेट का होता है। अगर ये ठीक नहीं होंगे, इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, ब्लास्ट इमेच्योर सेल्स हमारे सर्कुलेशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इससे मैक्रोसाइटिक, और ब्लास्ट में हमने देखा ना 15 to 20 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर होता है। और नॉन मेगालोब्लास्टिक कौन से होते हैं, अल्कोहल, लिवर डिजीज, माइलोडिस्प्लेजिया और एप्लास्टिक एनीमिया। अब एनीमिया के क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? बीइंग अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेनली जो भी डिजीजेज हम पढ़ेंगे ना उसमें हमने क्या हीमो में करना होता है, क्लिनिकल फीचर। सबसे पहले तो वजह पता होना चाहिए कि मसला कहाँ पे आ रहा है। जब वो पता चल जाए फिर क्लिनिकल फीचर्स, और हमारे पास क्या होता है, लैब इन्वेस्टिगेशंस। क्योंकि जो सिनेरियोज आते हैं ना उसमें ऐसे होता है कि एक पेशेंट है, इतनी एज है उसका, वो ऐसे प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको क्या डिजीज होगी। तो क्लिनिकल फीचर क्या है हमें पता है, पेलर, टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशंस। टैकीकार्डिया क्या होता है, नॉर्मल हार्ट बीट 72 होती है ना पर मिनट, अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो टैकीकार्डिया, और अगर 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और वीकनेस, लिथार्जी, और हेडेक्स, और पेलर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नेल बेड, सॉरी। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पेल होंगे इसमें, ये याद रखना। अब स्पेसिफिक साइंस विद स्पेसिफिक डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ना होफ ब्रांड में कई जगह पे लिखा हुआ है कि कोइलोनाइकिया यानी स्पून शेप नेल्स कहाँ पे नजर आते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। जॉन्डिस किस में नजर आता है, हीमोलिटिक एनीमिया में। लेग अल्सर्स हमें नजर आते हैं सिकल सेल डिजीज में, और जो बोन डिफॉर्मिटीज है ना वो थैलेसीमिया मेजर में नजर आती हैं। ये हमारे एनीमिया वाले सेकंड चैप्टर में भी लिखा हुआ है, और हीमोलिटिक एनीमिया वाले चैप्टर में भी ये लिखा हुआ है। अच्छा, लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, सीबीसी में आरबीसी काउंट लो होगा, और लो एचबी होगी, रेड सेल इंडिसेस वेरिएशंस, यानी जिस टाइप का एनीमिया होगा उसी टाइप की एमसीवी या कम होगी या ज्यादा होगी या नॉर्मल होगी, इस तरह ये बताएंगे। रेटिक्स काउंट क्या होगा, इंक्रीज्ड रेटिक्स काउंट। इसमें क्या हो रहा है, एनीमिया यानी आरबीसी अब कम हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम है, तो क्या होगा, बोन मैरो जो होगा ना वो कहेगा कि मैं अब ज्यादा ज्यादा बना के ना अपना फर्ज अदा करूं। तो क्या होगा कि वो इमेच्योर भी देना शुरू हो जाएगा कि जल्दी से ना कमी पूरी हो जाए। नॉर्मल 0.5 से 2.5 होता है, तो इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो वो हमें एनीमिया सस्पेक्ट कर सकते हैं। ब्लड फिल्म की तरफ आएंगे हम लोग उसके बाद। इम्पोर्टेंट इन ऑल केसेस ऑफ एनीमिया, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि एनीमिया के अंदर कई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें पेंसिल सेल्स नजर आते हैं, टारगेट सेल नजर आते हैं। वो अब हमें कब नजर आएंगे, जब हम उसका स्मेयर बना के देखेंगे। ठीक है। और एबनॉर्मल रेड सेल मोर्फोलॉजी होगी, तो उसकी शेप स्ट्रक्चर सब खराब होगा, और इंक्लेयंस भी हमें नजर आ सकती हैं। फिर बोन मैरो एग्जामिनेशन की तरफ हम आएंगे, उसमें क्या होगा कि सारी सेल लिनेज हमें किस पे नजर आती है, बोन मैरो पे। जो हम ट्रिफाइन बायोप्सी या एस्पिरेशन करते हैं ना उस पे हमें पता चलता है कि बोन मैरो एग्जामिन कि क्या क्या कौन सी लिनेज कैसे डिस्टर्ब हो रही है। नॉर्मल जो माइलॉइड टू इरिथ्रोइड रेशियो है वो क्या होती है, 2.5:1 टू 12:1, यानी माइलॉइड 2.5 से लेकर 12 तक नॉर्मल होती है, लेकिन 12 से अगर ज्यादा हो जाए तो हम उसको कहेंगे माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज। और एरिथ्रोइड जो है वो इनके मुकाबले में सिर्फ 1 है, क्योंकि एक ही सेल प्रोड्यूस कर रही है वो। अब बोन मैरो एग्जामिनेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एस्पायरेशन या ट्रिफाइन बायोप्सी। एस्पायरेशन क्या होता है कि जो बोन मैरो होता है ना उसके आसपास वेसल्स होती हैं, हम उसके अंदर नीडल डाल के ना उससे हम निकालते हैं जो वेसल्स के आसपास जो फ्लूइड होता है ना, सिर्फ वो, ये होता है एस्पायरेट। ठीक है, ये हमें पहले ए फिगर में एस्पायरेट दिखाया हुआ है, और बी वाली जो फिगर है उसमें ट्रिफाइन नजर आती है। ये होते दोनों प्रोसीजर एट अ टाइम है, लेकिन इसके लिए अलग नीडल होती है, इसके लिए अलग नीडल होती है। ये वाला हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर बोन के अंदर डाल के और उसके अंदर से बोन मैरो बायोप्सी हम करते हैं। एस्पिरेशन की साइट क्या होती है, पोस्टीरियर आइलिक क्रस्ट, स्टर्नम एफोबेस, और टीबिया इन इन्फेंट्स। ठीक है, ओबेस हो गया तो क्योंकि हमें बहुत जरूरी है कि जो बोन है ना वो प्रोमिनेंट हो, इसलिए तो हम इलियक जो है ना क्रस्ट उसको चूज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में वही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है।
और बाकी और हम किसी और चीज को इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है ना कि कौन कौन सी बोन्स में हीमोपोइसिस टिल हमारी एडल्टहुड तक हो रही होती है। और ट्रिफाइन भी हम पोस्टीरियर हेलिक क्रस्ट से लेते हैं। इन्फेंट्स की हम टीबिया से लेते हैं क्योंकि उनकी वो भी प्रोमिनेंट होती है, उनको कोशिश करते हैं ज्यादा पेन भी ना हो। स्टेन्स क्या होते हैं? एस्पेरेट पे हम रोमानस्की या पर्ल रिएक्शन करवाते हैं, या आयरन के लिए जो होता है पर्ल प्रोशियन ब्लू। और ट्रिफाइन पे हम हिमाटोक्सिलिन या नियोसिन नॉर्मल स्टेन जो होता है या रेटिक्यूलिन स्टेन लगाते हैं। एस्पिरेशन का जो रिजल्ट होता है ना वो 1 to 2 आवर्स में हमें मिल जाता है, और जो ट्रिफाइन का होता है वो 1 to 7 डेज में हमें मिलता है। हमें कोई वो बोन मैरो की रिपोर्ट भी लेने आए तो हमको 7 डेज का ही देते हैं अकॉर्डिंग टू डी कैल्सिफिकेशन मेथड। क्योंकि ट्रिफाइन में हम क्या बोन्स ही तो निकाल रहे हैं, तो उसको डी कैल भी तो करना होता है। जो डी कैल्सिफायर्स होते हैं उसमें नाइट्रिक एसिड और ईडीटीए होते हैं मोस्ट कॉमन। हम लैब में तो नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे होते हैं। नाइट्रिक एसिड की हम डाइल्यूशन बनाते हैं, 5% भी बना सकते हैं, 10% भी बना सकते हैं। उसके बाद इंडिकेशंस है, दोनों की इंडिकेशन सेम है कि बहुत ज्यादा बोन मैरो की साइटोपिनियाज हो गए हैं या कोई लिम्फोमा वगैरह हो गया है, तो हम लोग ये करवाते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन। ठीक है।